वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स अनसॉल्व पेपर का सलूशन करने वाले हैं। क्या अनसॉल्व पेपर का सलूशन, यानी कि सात क्वेश्चन नंबर 7 तक हम सोल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7वें का अथवा सोल्व करेंगे। आंशिक रूप से पराविद्युत द्वारा भरे समांतर प्लेट धारित्र की धारिता के लिए सूत्र सत्यापित कीजिए। देखिए 5 अंक का आया था क्वेश्चन, बड़ा सिंपल है, डेरिवेशन को कठिन है। 5 अंक का क्वेश्चन, कभी 3 नंबर का पूछा जाता, कभी 5 नंबर पूछा जाता, कोई फिक्स नहीं है कि ये 3 ही नंबर का पूछा जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे एक समांतर प्लेट संधारित्र ले लिया। क्या ले लिया? समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, जिसके बीच में क्या है, हमारे पास के परावर्तन की एक प्लेट रखी हुई है। ठीक है, पदार्थ रखा हुआ, कुछ भी बन सकता है। यहाँ पर प्लेट रखी हुई है और इसकी दूरी, इसकी यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई हमने क्या मान ली? टी मान ली। इतनी क्या मान ली? टी मान ली। ठीक है, ये क्या है? हमारे पास वायु है। क्या है? वायु है। ठीक है, क्या है हमारे पास? वायु। ये क्या हमारे पास? परावर्तनांक है। क्या है यहाँ पर? परावर्तनांक है। ठीक है, परावर्तनांक मतलब के है यहाँ पर। इसके यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी हमने क्या मान ली? यहाँ पर क्या? ठीक है, इसके बीच की दूरी हमने क्या मान ली? दोनों प्लेट के बीच क्या मान ली? डी मान ली, स्मॉल डी मान ली। ठीक है, और वायु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने मान ली E0। E0 मतलब ईयर। क्या? ठीक है, और इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने मान ली ई। क्या मान ली? ई मान ली। ठीक है, इधर क्या है हमारे पास? धन प्लस का सिरा है। यहाँ पर क्या है? प्लस प्लस है। यहाँ पर क्या है? प्लस 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 प्लस। इधर क्या आ जाएगा? उतना ही निगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? उतना ही निगेटिव है। जितना प्लस है उतना ही निगेटिव आ जाएगा। और थोड़ा इधर और इधर, यानी कि थोड़ा सा इधर क्या हमारे पास? पृथ्वी है। थोड़ा इधर आएगा धन से, इधर प्लस प्लस का हो गया, पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक है, क्या हमारे पास? पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी में चला जाएगा। तो इतना आपको माना था ना लिख देना। यहाँ पर क्या? एक स्रोत है हमारे पास। ठीक है, क्यू कूलम। यहाँ पर स्रोत का क्या 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 हमारे पास? क्यू कूलम है यहाँ पर। ठीक है, क्या है? क्यू कूलम है। ठीक है, उतना जितना यहाँ पर धन से आए वो नीचे, धन से आए नीचे कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक है, ये क्या हमारे पास? परावैद्युत माध्यम। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर स्रोत, इसको क्या है? क्यू एन क्यू। अब ऐसे यहाँ से हम दे रहे हैं स्रोत। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर टी मान ली। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या? लिखेंगे ई बराबर। ई बराबर हमारे पास फार्मूला होता है एक ई बराबर। ठीक है, ई बराबर क्या होता है? सिग्मा के इक्साइलम, यानी कि इक्साइलम नोट है। क्या हमारे पास? परावैद्युत माध्यम में निकाल लिया हमने। क्या निकाल लिया? परावैद्युत। यहाँ पर के लगाओ इसलिए परावैद्युत माध्यम में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसमें निकाल ली? परावैद्युत माध्यम में। परावैद्युत माध्यम में, परावैद्युत माध्यम में निकाल ली हमने। अब क्या निकाल लेंगे? वायु में। परावैद्युत माध्यम में तो तीव्रता निकाल लिया, E0 निकाल लेंगे, यानी कि किस में निकाल लेंगे? वायु में। यानी कि ई बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा। वायु में क्या हो जाएगा? इक्साइलम। इसका मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है, वायु के लिए, निरंतर वायु के लिए क्या हो जाएगा? वायु में निकाल लिया हमने, वायु में। ठीक है, वायु में। अब हम जानते हैं बी बराबर, एक बी बराबर यहाँ पर समझिए हमारे पास फार्मूला वैसे ई बराबर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता B/D होता है। हम यहाँ पर बी निकाल लें तो क्या हो जाएगा? E/D हो जाएगा। हमारे पास चूंकि यहाँ पर दो है, एक है, दो प्लेटें यहाँ पर संधारित्र है, एक दे प्लेट है, यहाँ पर एक प्लेट, एक परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है, क्या बोला गया? आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरे, परावैद्युत पदार्थ यहाँ पर भरे हुए, भरे समांतर प्लेट संधारित्र की हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहाँ पर बी बराबर की, बी बराबर क्या हो जाएगा? इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? यहाँ पर इसके लिए हो जाएगी ई इंटू इसके लिए ई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? ई, और इसकी दूरी क्या है? डी। डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस क्या है? टी है। टी लिख दी, टी लिख दी, प्लस प्लस इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? हवा बन गई। इसके क्या परावर्तनांक वाली यहाँ पर क्या मतलब कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके लिए, और इसके लिए क्या हमारे पास? E0 है। क्या है? E0। तो यहाँ पर E0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? E0 लिख देंगे। ठीक है, E0 लिख दिया यहाँ पर। फिर इसके लिए क्या हो जाएगा? हमारे पास दूरी पूरी D है, और इतनी काट ली इसने, तो बची कितनी? D माइनस के T बची। कितनी बची? D माइनस के T बची। ठीक है, बड़ा सिंपल है। फिर देखिए B बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर B बराबर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? B बराबर यहाँ पर, यानी कि E का मान पुट कर दिए। E का मान क्या है हमारे पास? सिग्मा अपान के इक्साइलम नोट है। के इक्साइलम नोट इंटू टी, के इक्साइलम नोट क्या है? इंटू टी है, प्लस E0 का मान कितना है? सिग्मा अपान, यहाँ पर सिग्मा अपान इक्साइलम नोट है। क्या? इक्साइलम नोट। डी माइनस का टी है। क्या है? डी माइनस का टी ले लिया, इसमें कॉमन ले लिया, सिग्मा अपान इक्साइलम नोट, सिग्मा अपान इक्साइलम नोट। तो बी बराबर सिग्मा अपान इक्साइलम नोट, यहाँ पर कॉमन ले लिया। क्या लिया? सिग्मा अपान इक्साइलम नोट कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा? टी अपान के बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा? टी अपान के प्लस का डी माइनस का टी बचेगा। क्या बचेगा? डी माइनस का टी बचेगा। ठीक है, जानते हैं सिग्मा बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? क्यू अपान ए होता है। ठीक है, सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू अपान ए। पुट कर दीजिए यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सिग्मा अपान ए, तो सिग्मा अपान ए नीचे आ जाएगा, इक्साइलम नोट ए हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इतना तो आपको आता होगा। डी माइनस का टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी माइनस का टी, उधर इसको लिख दीजिए, प्लस का टी अपान के लिख दिया। यहाँ पर क्या लिख दिया? टी अपान के लिख दिया। ठीक है, टी अपान के लिख दिया। अब देखिए हमारे पास फार्मूला होता है, क्या होता है? सी बराबर क्या होता है? क्यू अपान बी होता है, धारिता। ठीक है, आवेश विभवांतर के अनुपात को धारिता कहते हैं। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सिग्मा अपान बी, यानी कि बी का मान निकाला, क्यू अपान इक्साइलम नोट ए डी माइनस का टी प्लस के टी अपान के।
ठीक है, प्लस का डी अपन टी अपन के हो गया। अब कुछ कट रहा है यहाँ पर देखिए, के से क्यू से क्यू कट जाएगा, ठीक है, ये ऊपर पहुँच जाएगा सिग्मा साइलेंट नोट। बी बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ए ऊपर पहुँच जाएगा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डी माइनस का टी हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, टी अपन के हो जाएगा, ठीक है, टी अपन के हो जाएगा। यही क्या हमारे पास, यानी कि बी किसका संदर्भ प्लेट समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर सी बराबर होता है, सी बराबर की इस इनकी सी के बराबर चलाइए, यहाँ पर सी बराबर की ओपन में, यहाँ पर की इनकी बी का मान नीचे रख दिया, ठीक है, यहाँ पर सी के बराबर, तो सी के समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमारे पास इतनी आएगी। ये क्या होती है हमारे पास, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है, ठीक है, यही फार्मूला होता है। यहाँ पर 5 नंबर का आया था, कोई कठिन सवाल है, दो लाइनें कहा है यहाँ पर, क्या 2 से 3 लाइन का डेरिवेशन है, ठीक है, बड़ा सिंपल है यहाँ पर, क्या हमारे पास बड़ा सिंपल है यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है पर, क्या लिखा हुआ, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए, ठीक है, इस आरेख में लाइमन 52 पार्सन श्रेणी पूर्ण श्रेणी दिखाई है, श्रेणी स्पेक्ट्रम में किस क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है, इस श्रेणियाँ स्पेक्ट्रम के किस परावैगनी भाग किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। देखिए हमने यहाँ पर क्या बना लिया, यहाँ पर डायरेक्टली हमने इस कॉपी पर बना दिया, यहाँ पर क्या बना दिया, यहाँ पर ए बना दिया, ठीक है, इसको आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इस टाइप से देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, ये बना दिया हमने। तो यहाँ पर क्या हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, क्या है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, या इस टाइप से आपको क्या बना लेनी है, यहाँ पर लाइनें बना लेनी है, यहाँ पर क्या बना लेनी है, लाइनें बना लेनी है, ठीक है, यहाँ पर क्या बना लेनी है, यहाँ पर इस टाइप से आपको, यानी कि कितनी लाइनें यहाँ पर बना लेनी है, इस टाइप से आपको दिखा देना है। यहाँ पर कितनी लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर देखिए 1 2 3, आप कितनी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमने लाइनें बना दी, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पर लाइमन श्रेणी है, यहाँ पर क्या है, लाइमन श्रेणी है, लाइमन श्रेणी की 1 से 2 तक होती है, यहाँ से 1 से 2 तक मिल जाती है लाइमन श्रेणी। फिर क्या हमारे पास बामर श्रेणी होती है, क्या होती है बामर श्रेणी, फिर क्या होती है पार्शियल श्रेणी होती है, फिर क्या होती है ब्रैकेट श्रेणी होती है, क्या होती है फुंड श्रेणी होती है, ठीक है, श्रेणियाँ होती हैं 1 2 3 4 5 श्रेणी यहाँ पर हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर यहाँ से इनके हमने नाम n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7, ठीक है। लाइमन श्रेणी 1 से 2 है यहाँ पर, फिर इसको इनकी 2 3 से यहाँ पर 3 से 1 तक मिला दिया, ऊपर ने 7 तक यहाँ पर मिला देंगे यहाँ पर, ठीक है, इस लाइन खींचते चले जाएंगे इस टाइप से। बामर श्रेणी पार्शियल श्रेणी ब्रैकेट श्रेणी, इस टाइप से हमको फिगर बना देना है, यहाँ पर क्या बनाते हैं, इस टाइप से फिगर बना देना है। जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो समझ में आ जाए कहाँ से कहाँ तक वैल्यू ली जाती है, ठीक है। आपको यहाँ पर इतना समझ लीजिए, जो इन्होंने चित्र बनाने के लिए कहा है वो हमने यहाँ पर कर दिया। क्या कहा है इन्होंने, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख हमने बना दिया है बस। फिर आरेख में लाइमन 52 पार्शियल संपूरक श्रेणी संक्रमण दिखाइए, ये दिखा दी हमने। यहाँ पर क्या होती है, लाइमन श्रेणी होती है, बामर श्रेणी होती है, पार्शियल श्रेणी होती है, ब्रैकेट श्रेणी होती है, फुंड श्रेणी होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए क्या कहा इन्होंने, ये श्रेणियाँ स्पेक्ट्रम में किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, ठीक है, ये बताना यहाँ पर, ये बना देना आपको चित्र, यहाँ पर क्या कर लेना, फिगर बना देना, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने कहा है यानी कि किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो हमारे पास लाइमन श्रेणी भी यानी कि लाइमन श्रेणी का यह श्रेणी विज्ञान के लाइमन ने स्पेक्ट्रम के परावैगनी भाग में पाई जाती है। एक इसमें लाइमन श्रेणी किसमें पाई जाती है, स्पेक्ट्रम के परावैगनी भाग में पाई जाती है। लाइमन श्रेणी कहाँ पाई जाती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है, यही पूछा गया यहाँ पर, यानी कि किस क्षेत्र में ये श्रेणियाँ स्पेक्ट्रम में किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। यहाँ पर यानी कि लाइमन श्रेणी हमारे पास कहाँ पाई जाती है, लाइमन श्रेणी किसमें, इनकी यह श्रेणी वैज्ञानिक लाइमन ने स्पेक्ट्रम की परावैगनी भाग फोटोग्राफी की है, ठीक है, परावैगनी भाग फोटोग्राफी की। इस श्रेणी की किसी भी रेखा का तरंगदैर्घ्य इन्होंने निम्न प्रकार, इस लाइमन के लिए हमारे पास क्या होता है फार्मूला, 1/λ से, ठीक है, 1/λ से r रेडबर्ग नेतांक के r क्या होता है 1/1 का स्क्वायर से माइनस के 1/n स्क्वायर होता है, ठीक है, इसके लिए फार्मूला होता है यहाँ पर, ठीक है। न्यूमेरिकल सोल्व करें तो इसका काम है, अभी नहीं काम है कुछ, इनका मान इसके लिए क्या होता है, लाइमन श्रेणी के लिए 2 से, यहाँ पर क्या बताया था, 2 से होता है, यहाँ पर लाइमन श्रेणी के लिए क्या होता है, 2 से क्या होता है अनंत तक होता है, ठीक है, 2 से अनंत तक, ये लिखा हुआ 2 से अनंत तक, तो 2 से अनंत तक होता है लाइमन श्रेणी के लिए फार्मूला, क्या होता है 2 से अनंत तक लिए। देखिए यहाँ पर 2 से किसके लिए होता है, अनंत तक। देखिए यहाँ पर इनका मान क्या होता है, 2 से 2, 3, 4 डॉट अनंत के लिए होता है। ये श्रेणी किसमें पाई जाती है, हमारे पास लाइमन में, यानी कि परावैगनी भाग में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, परावैगनी भाग में पाई जाती है लाइमन श्रेणी, परावैगनी भाग में, ठीक है, परावैगनी भाग में पाई जाती है श्रेणी, किसमें पाई जाती है, परावैगनी भाग में पाई जाती है। इसी प्रकार हमारे पास बामर श्रेणी यानी कि बामर के स्पेक्ट्रम दृश्य भाग में किसमें पाई जाती है, दृश्य भाग में पाई जाती है। बामर श्रेणी कहाँ पाई जाती है, दृश्य भाग में, शॉर्ट पार्ट में लिख लीजिए, ठीक है, बामर श्रेणी यही पूछा है, बामर श्रेणी यहाँ पर क्या है हमारे पास, दृश्य बामर श्रेणी के, इसके लिए क्या होता है 1/λ इक्वल टू क्या होता है, r 1/2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर माइनस के 1/n का स्क्वायर, ठीक है, वहाँ तक ये किसकी वैल्यू होती है, किसकी, बामर की। क्या यहाँ पर बामर देख लिया, यहाँ पर बामर लिखा हुआ है, यानी बामर देखिए ये लिखा हुआ है बामर, आपको दिख रहा होगा बामर, देखिए देखिए बामर यहाँ से स्टार्ट है 2 से, ये लिखी हुई है बामर, ठीक है, 2 से स्टार्ट है अनंत तक है, यानी कि 2 से बामर श्रेणी कहाँ पर है, 2 से
बामर श्रेणी 2 से, यानी कि 2 से एक्स्ट्रा ऊपर जाइए। देखिए बामर यहाँ पर 2 तो यहाँ पर है, देखिए 2 से यहाँ पर 2 से यहाँ पर 3 में मिल रही है, 3 से ऊपर जा रही है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा लेते हैं। यहाँ पर क्या ले लिया 2, मतलब वहाँ पर ले लिया यहाँ पर 2, फार्मूले में 2 आएगा, इससे ज़्यादा आता है यहाँ पर, तो एन का मान 2 से 1 ज़्यादा आ जाएगा। तो एन बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, डट डट डट। ठीक है, क्या हो जाएगा इनके मान हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर इसीलिए इस किस में पाई जाती है, दृश्य भाग में। यह श्रेणी वैज्ञानिक बामर ने स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में फोटोग्राफी की, यानी कि दृश्य भाग में पाई जाती है। क्या पाई जाती है, दृश्य भाग में, यहाँ पर दृश्य भाग में। ठीक है, दृश्य भाग में पाई जाती है, भाग में। फिर इसी प्रकार क्या होती है हमारे पास, पाश्चन श्रेणी होती है। क्या होती है, पाश्चन श्रेणी। इसके लिए फार्मूला वही हो जाएगा, 1/λ इक्वल टू क्या हो जाएगा, r 1/3 का स्क्वायर माइनस के 1/n का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1/n का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे एक ज़्यादा, 4, 5, 6 डट 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 आगे तक चला जाएगा। ठीक है, एक होती है हमारे पास ब्रैकेट श्रेणी। ठीक है, ब्रैकेट लिखिए, ब्रैकेट श्रेणी। किसमें कहा, इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/λ इक्वल टू, इसके लिए 3 एक ज़्यादा है, 4 1/, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस के 1/n का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर। n का मान क्या हो जाएगा, इससे एक ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5, 6, फार्मूले आपको पता करने हैं, 7 डट डट डट। ये किसमें पाई जाती है, अवरक्त भाग में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, अवरक्त भाग में। ठीक है, किसमें पाई जाती है, अवरक्त भाग में। फोटोग्राफी के लिए स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में। किसमें पाई जाती है, अवरक्त में, अवरक्त। एक नंबर पे पूछा जाएगा क्वेश्चन, किस भाग में पाई जाती है, अवरक्त भाग में। फिर श्रेणी हमारे पास क्या होती है, फुंड श्रेणी। देखिए फुंड श्रेणी। ठीक है, फुंड श्रेणी ये कहाँ पाई जाती है, फुंड श्रेणी हमारे पास, फुंड श्रेणी कहाँ पाई जाएगी, इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, यानी कि इसके लिए फुंड के लिए क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के लिए फुंड के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/λ, इससे एक ज़्यादा 5 हो जाएगा। r रिडबर्ग नेतन, इसमें नहीं लिखा, इसमें लिख दिया रिडबर्ग नेतन। क्या हो जाएगा, r 1/5 का स्क्वायर माइनस के 1/n का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर हो जाएगा। इसके लिए n का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, n का मान इसके लिए क्या हो जाएगा, 5, 6, 5 हो जाएगा यहाँ पर, 5, 6 हो जाएगा, 6 से ज़्यादा 7, 8 डट 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 डट। अब इसमें ये श्रेणी वैज्ञानिक फुंड ने स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में। ठीक है, अवरक्त भाग में ये भी पाई जाती है और अवरक्त भाग में ये भी, दोनों पाई जाती है। अवरक्त भाग में फोटोग्राफी के ये भी अवरक्त भाग में, दोनों में पाई जाती है, दोनों अवरक्त भाग में। इसको लिख देना अवरक्त भाग में। ठीक है, इस टाइप से क्या होता है हमारे पास, इसको आरेख बनाना बड़ा सिंपल है। जिस टाइप से हमें पता है उसका यहाँ पर लाने खींच देना, बना देना। यहाँ पर इस टाइप से फार्मूले भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, लॉन्ग में नहीं लिखना, डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में लिखिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इसका, अथवा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फ्राइडे के नियम व्यक्त कीजिए। नियम लिखना है यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, नियम लिखेंगे। देखिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से सामने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण देखिए क्या होता है, ये लिखा हुआ विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिभाषा क्या होती है, जब किसी कुंडली तथा चुम्बक के बीच तीव्र सापेक्ष गति होती है। क्या कुंडली और चुम्बक के बीच, क्या चुम्बक के बीच, दोनों के बीच में कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर समझिए, यानी कि जब किसी कुंडली मान लीजिए एक होती है, यहाँ पर क्या होगी, कुंडली होगी। ठीक है, कुंडली मान लीजिए, कुंडली, और ये क्या होगा हमारे पास, चुम्बक होगा। यहाँ पर क्या होगा, चुम्बक। ठीक है, चुम्बक के कुंडली, इसके बीच कुंडली और चुम्बक के बीच क्या होता है, जब किसी कुंडली चुम्बक के बीच तीव्र सापेक्ष गति होती है, इसके बीच में क्या होती है, तीव्र सापेक्ष गति होती है। ठीक है, तीव्र सापेक्ष गति होती है, तो क्या होता है हमारे पास, कुंडली में एक विद्युत वाहक बल, इसमें क्या हो जाता है कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। यही परिभाषा यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर क्या है, जब किसी कुंडली में तथा चुम्बक के बीच तीव्र सापेक्ष गति होती है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, नियम देखिए यहाँ पर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण फ्राइडे के नियम देखिए। प्रथम नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार जब किसी कुंडली से बद्ध चुम्बकीय फ्लास्क में परिवर्तन हो जाए, कुंडली के बद्ध चुम्बकीय फ्लास्क में क्या होता है, परिवर्तन होता है, कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसे प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुम्बकीय फ्लास्क की ऋणात्मक तरीके के बराबर होता है। ई बराबर क्या होता है, माइनस के d∅ और dt, जहाँ फाई क्या है, चुम्बकीय फ्लास्क है। ठीक है, ये क्या नियम है यहाँ पर, मेन नियम हमारे पास क्या है,
यानी कि इस प्रेरित विद्युत भागबल का परिमाण यहाँ से है, प्रेरित विद्युत भागबल का यानी कि परिमाण चुंबकीय फलक परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये क्या होता है हमारे पास न्यूटन की इसका प्रथम नियम होता है। अब द्वितीय नियम यहाँ पर देखिए, द्वितीय नियम क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। द्वितीय नियम देखिए, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत भागबल या प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि उसी कारण या विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। क्या जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है, इसी को लेंज का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंज का नियम लिखने का हो तो यही लिखना, क्या लिखना, यही लिखना, ठीक है। द्वितीय नियम, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत भागबल, क्या प्रेरित विद्युत भागबल प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि उसी कारण यह विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है, इसी को लेंज का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को लेंज का नियम कहते हैं, ठीक है। बड़ा सिंपल है क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या है, बहुत ही सिंपल है, इसी को कहते हैं लेंज का नियम कहते हैं, इसको लिख लेना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखेंगे, क्या देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तरंगाग्र से क्या तात्पर्य है। हाइगेंस के द्वितीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या करके परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। व्याख्या करके परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। भाई परावर्तन के नियमों की व्याख्या करना, हाइगेंस द्वितीय तरंग सिद्धांत की परावर्तन की व्याख्या करनी है, सिंपल सा बात है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, फर्स्ट क्या है, तरंगाग्र से क्या तात्पर्य है, क्या है तरंगाग्र। तो पहले आपको तरंगाग्र की डेफिनेशन मालूम हो चाहिए। तरंगाग्र की डेफिनेशन देखिए क्या होती है हमारे पास, देखिए तरंगाग्र की डेफिनेशन क्या होती है। यदि हम किसी माध्यम में ऐसा पृष्ठ खींचें जिसमें कंपन करने वाले कण कंपन की समान कला में, उसे तरंगाग्र कहते हैं। क्या होता है तरंगाग्र, यदि हम किसी माध्यम में ऐसा पृष्ठ खींचे, यानी किसी माध्यम में ऐसा पृष्ठ खींचे जिसमें कंपन करने वाले क्या कण के यहाँ समान कला में हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं, ठीक है। इतनी डेफिनेशन यहाँ पर लिखनी थी। अब देखिए यहाँ पर इसका नेक्स्ट, हाइगेंस के तरंगाग्र संबंधी सिद्धांत की व्याख्या के परावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो बड़ा सिंपल यहाँ पर देखिए परावर्तन की व्याख्या करनी है। यहाँ पर सबसे पहले क्या माना हमने क्या मान लिया, यहाँ पर माना एक परावर्तक तल यानी कि जड डैश है। क्या हमारे पास परावर्तक तल है, क्या जड डैश है, जिससे एक समतल तरंगाग्र ए बी खींची, जिससे हमने क्या खींची, एक समतल तरंगाग्र यहाँ से ए बी खींची, क्या खींची, ए बी खींची, ठीक है। समतल तरंगाग्र क्या खींची हमने, ए बी खींची यहाँ पर, ठीक है। क्या खींची, समतल तरंगाग्र ए बी, परावर्तक तल बिंदु ए इनकी परावर्तक ए बी खींची, तो परावर्तक तल हमारे पास क्या है, परावर्तक तल ए क्या है, ए बी, परावर्तक तल ए बी तल के बिंदु क्या हमारे पास है, ए कहाँ पर है, ए डैश पर तिरछा आपतित होती है, यानी कि ए डैश पर क्या होती है, तिरछा आपतित होती हैं, ठीक है। ए डैश पर क्या होती है, तिरछा आपतित होती हैं, ठीक है, तिरछा आपतित होती हैं। जितने समय में तरंगाग्र, क्या लिखेंगे, और थोड़ा बना सकते, जितने समय में तरंगाग्र बी परावर्तक तल, जितने समय बी तरंग बी परावर्तक तल बिंदु ए डैश उतने ही समय में क्या, उतने ही समय में बिंदु ए हमारे पास क्या है, बिंदु ए से निकलने वाली द्वितीय तरंग का है बिंदु इनकी बी डैश, क्या बी डैश तक पहुंचती हैं, यहाँ तक पहुंचती हैं, ठीक है। इतना माना लिख सकते हैं जितना बोला हमने। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, फिर से बोल दिया यहाँ पर, माना एक क्या है हमारे पास, एक परावर्तक तल जड डैश है, ठीक है, जड डैश है, क्या जिसमें एक समतल तरंगाग्र ए बी, समतल तरंगाग्र क्या है, ए बी क्या, समतल तरंगाग्र ए बी तल के बिंदु ए और बिंदु ए डैश पर तिरछा क्या होती हैं, ये आपतित होती हैं। क्या होती हैं, आपतित होती हैं, यहाँ पर तिरछा क्या होती हैं, आपतित होती हैं। जितने समय में तरंगाग्र बी परावर्तक तल ए डैश क्या ए डैश पर पहुँचती हैं, उतने ही समय में क्या ए से निकलने वाली द्वितीय तरंगें बी डैश पर पहुँचती हैं, यहाँ पर पहुँचती हैं, ठीक है। इतना माना ले सकते हैं यहाँ पर। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर बी, यहाँ पर चाल है, समय हम यहाँ पर क्या मान सकते हैं, यहाँ पर समय हमारे पास क्या है, टी है मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या मान लेंगे, यहाँ पर क्या है हमारे पास, चाल क्या है, यहाँ पर चाल माना ले सकते हैं, डायरेक्टली डेरिवेशन कर रहे हैं, इतना टाइम नहीं, ठीक है। चाल बराबर क्या हमारे पास, यहाँ पर चाल क्या है, बी है, समय यानी क्या है हमारे पास, समय यहाँ पर क्या है, टी है यहाँ पर, ठीक है, टी। और दूरी बराबर हमारे पास फार्मूला होता है, दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है हमारे पास, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, पढ़ा हुआ, चाल गुणे समय, ठीक है। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूरी हमारे पास डायरेक्टली लिखिए, दूरी क्या है हमारे पास, बी, यहाँ से लिखिए बी ए डैश, क्या लिख देंगे यहाँ पर, बी ए डैश, ठीक है। इतनी दूरी बी ए डैश बराबर ए बी डैश, क्या बी ए डैश, दूरी क्या निकालेंगे यहाँ से, बी ए डैश बी है, बी ए डैश भी लिख सकते हैं, या बी ए डैश ए बी डैश लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, दूरी बी ए डैश बराबर हो जाएगा ए बी डैश हो जाएगा, ए बी डैश बराबर क्या होता है, चाल कितनी है, बी है यहाँ पर, और समय कितना है, टी है यहाँ पर, ठीक है। कोई दिक्कत, समीकरण इक्वेशन फर्स्ट डाल दिए। अब त्रिभुज लगाइए, यहाँ पर त्रिभुज लगाइए ए बी ए डैश में, ए बी ए डैश में यहाँ पर, ठीक है, ए बी ए डैश में। तो हमारे पास एक फार्मूला, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फार्मूला लगाइए, यहाँ पर साइन का लगाइए, साइन थीटा की जगह पर क्या है, यहाँ पर आई है, आई लिख दिया। यहाँ पर साइन क्या होता है हमारे पास, यानी कि साइन क्या होता है, एल शॉर्ट फॉर्म में देखिए साइन क्या होता है, यहाँ पर साइन होता है हमारे पास लंब बटे कोण, लंब के कोण के सामने क्या होता है हमारे समकोण त्रिभुज के सामने क्या होती है, कर्ण होती है, क्या होती है, कर्ण।
तो हमारे पास लंब यहाँ पर क्या होगा, लंब क्या होगा यहाँ पर बी ए डैश होगा, क्या होगा बी ए डैश होगा, ये वाला लंब, लंब क्या होगा बी ए डैश होगा बटे लंब, देखिए लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या हमारे पास, कर्ण समकोण त्रिभुज के सामने, समकोण है, समकोण त्रिभुज के सामने की वजह क्या कर्ण, तो ए डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए डैश हो जाएगा, ठीक है ए डैश हो जाएगा। तो साइन आई बराबर क्या हो जाएगा बी ए डैश का मान कितना निकाला बी टी निकाला, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा ए डैश हो जाएगा, ठीक। टोटल समीकरण 2। इसी प्रकार त्रिभुज लगाइए क्या ए डैश बी डैश में, क्या त्रिभुज लगाया ए डैश बी डैश में, ठीक है बी डैश में यहाँ पर लगा दिया, क्या लगा दिया ए डैश बी डैश में, ठीक है ए डैश बी डैश में। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर, भाई लगा देंगे साइन आर। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर एंगल क्या मान लेंगे, यहाँ पर साइन, इसको मान लीजिए आर मान लीजिए, क्या मान लीजिए इसको आर मान लीजिए, क्या हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस के आर हो जाएगा, ठीक है 90 माइनस के आर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या मान लिया आर, आई क्या होता है आपतन कोण परावर्तन कोण, ठीक है। तो यहाँ पर आर तो साइन आर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन आर बराबर क्या हो जाएगा वही, यानी कि साइन आर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास लंब बटे कर्ण, इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर लंब, इसके लिए इसके कि कौन सा त्रिभुज लिया हमने, इसके लिए यानी कि ए डैश बी में, ठीक है ए डैश बी में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी कि लंब क्या लंब बटे कर्ण, क्या लंब बटे कर्ण, लंब यहाँ पर क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा यहाँ पर ए बी डैश हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा लंब ए बी डैश, पहले ये था अब ये बी डैश लंब हो जाएगा, ठीक है ये लंब यानी कि ए बी डैश हो जाएगा, कर्ण तो यानी कि सेम टू सेम ही रहेगा, इसके लिए भी ए डैश क्या रहेगा ए डैश रहेगा, ठीक है। वैल्यू पुट इसकी ए बी डैश की वैल्यू कितनी है बी टी है, यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन आर बराबर क्या हो जाएगा बी टी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा ए डैश हो जाएगा, ठीक है। इसको डालिए समीकरण 3, समीकरण 2 व 3 से यहाँ पर लिखिए, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 देखिए साइन आई यानी कि बी टी अपन ए डैश बी टी अपन ए डैश, तो साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन आई बराबर क्या हो जाएगा साइन आर हो जाएगा, ठीक है। क्या है हमारे पास आपतन कोण है, क्या है परावर्तन कोण है, तो यहाँ पर लिख दिया आपतन को, अतः यही यहाँ पर कहा गया था आपतन कोण बराबर क्या है परावर्तन कोण, ठीक है आपतन कोण बराबर, अतः यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे अतः हाइगेंस का सिद्धांत क्या परावर्तन की व्याख्या करता है, परावर्तन की